सुप्रीम लीडर की मौत के बाद में अमेरिका ने यह सोचा कि ईरान अब हार चुका है, अपने घुटनों पे आ जाएगा। अब ईरान के ऊपर जो है अमेरिका का कब्जा रहेगा, अमेरिका जिस तरह चलाएगा उस प्रकार जो है वहां का प्रशासन चलेगा। कठपुतलियों के ऊपर नचाने का काम था। परंतु जैसे सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अमेरिका फिलहाल जो है घुटनों की स्थिति के ऊपर आ चुका है, ढेरों सारा नुकसान हो चुका है। देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे जो देश, पश्चिम के जो देश थे, जो अमेरिका का साथ देते थे, वो अमेरिका का साथ देने से भी इनकार कर देते हैं। और साथ में आज जो खाड़ी देश जो है, उसमें ईरान ने यह कर साबित करके दिखा दिया कि हम इकलौते भले ही हो, बड़ी से बड़ी कोई भी सुप्रीम पावर हो, उसको जो है नस्ते नाबूद करने की हर एक चीज रखते हैं। ऐसा क्या है कि ईरान के ऊपर बार बार इजराइल हो, अमेरिका हो, हमला कर देता है। पीछे अगर इतिहास की भी बातें करेंगे तो ब्रिटेन ने भी जो है ईरान के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया था, उसके अंदर संपूर्ण साथ दिया था। तो इन चीजों को समझने के लिए आज ईरान कितना बलशाली है, या फिर आज की अगर स्थितियों को देखना है तो इसके पास्ट को जानना बड़ा ही जरूरी है कि ईरान इतना ताकतवर देश आज के दिन कैसे बना, किस स्ट्रेटजी को जो है ये फॉलो कर रहा है। इतने सारे हथियार इस देश के पास में आए कहां से, इतनी सारी मिसाइलें, इतने सारे आधुनिक ड्रोन जो कम जो है लागत के बने हैं, और आज अमेरिका को जो है नस्ते नाबूद करने की, अमेरिका को मिसाइल या फिर यह कह दिया जाए कि जो भारी भरकम नुकसान पहुंचाने के लिए जो है तत्पर खड़े रहते हैं। इन चीजों को समझने के लिए ना इसके इतिहास को जानना बड़ा ही जरूरी है कि अमेरिका इतना ज्यादा आज इसके ऊपर फोर्स क्यों कर रहा है। आज अगर बातें की जाए इसके इतिहास की, तेल की, इसकी सैन्य ताकत की, इसका पूरा विश्लेषण आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखेंगे कि कहां से इन चीजों की शुरुआत हुई थी, कहां कहां पे अमेरिका ने पहले भी जो है ईरान के साथ में जो है धोखाधड़ी वाली चीजें की थी। अगर आज के दिन की बातें की जाए, पूरी खाड़ी देशों की बातें की जाए, सऊदी अरब है, कतर है आपके पास में, सब, चाहे इजराइल की भी बातें कर लो, केवल और केवल इस खाड़ी देशों में एक इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास में परमाणु हथियार है, बाकी किसी के पास में परमाणु हथियार नहीं है। और आज ईरान यही चाहता है कि जो परमाणु हथियार जो है हमारे पास में भी होना चाहिए, एक तरफा पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो सारे के सारे जो मुस्लिम जो कंट्री देश है, जो इस्लामिक कंट्री देश है, वो सभी के सभी किसी का भी साथ जो है ईरान को नहीं मिला है, चाहे किसी भी प्रकार की चीजें हो। परंतु सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि जिस देश को आज हम इस्लामिक कंट्री कह रहे हैं, जिस ईरान को आज इस्लाम के नाम से जोड़ा जाता है, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जो ईरान जो है, इसका नाम भी पहले जो है वो पारसिया हुआ करता था। जो पारसी जो लोग थे उनका देश था, मतलब इस्लाम की यहां पे नामो निशान ही नहीं था उस समय, केवल और केवल पारसियों का देश जो है ईरान रहता था। फिर ऐसी क्या चीजें बनी कि आज जो है, आज जो पारसियों का जो देश है, आज वो इस्लामिक कंट्री बन चुका है। और आज उसी इस्लामिक कंट्री के ऊपर जो इस्लाम के अदर जो देश है, चाहे वो आप लोग कतर की बातें कर लो, किसी भी देश की भी बातें कर लो, आज जो है वो ईरान का साथ नहीं दे रहे। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। एक बार जान ये लेते हैं कि जब ये पारसियों का देश हुआ करता था तो आज इस्लाम की इसके अंदर एंट्री कैसे हुई। जब पारसियों का देश था तो यहां के एक राजा हुआ करते थे जो सासानी राजवंश के थे। ये इतने क्रूर राजा थे कि जो बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो कि वहां की आवाम थी, जो जनता थी, उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, उसके ऊपर टैक्स लगा देता था, कोड़े मारने का काम करता था। मतलब यहां पे राजा जो था अपना भरण पोषण में लगा था। जैसे कि आजकल की भी चीजें चल रही है, बहुत सारे आप लोगों ने नेतागण देखे होंगे जो खुद का भरण पोषण पे है, जनता क्या करती है उससे कोई भी संबंध नहीं है। तो सेम एज इट इज जो पुराने समय की बातें की जाए तो ये राजा उसी प्रकार से था कि अपना भरण पोषण पे था, जनता को जो है ये कीड़े मकोड़े समझता था। अब राजा था, पारसी देश था, और जो साथ के जो जितने भी देश थे उसके अंदर क्या था कि जो इस्लाम था, ये जितने भी जो आसपास के जो देश है, यहां पे क्या था कि जो इस्लाम जो था 7वीं सदी के अंदर प्रवेश कर चुका था। सभी के सभी देशों के ऊपर जो जाता इस्लाम के अंदर, भाई जो भी लोग जो होते थे वहां पे हमला करते थे राजाओं के ऊपर और उस देश को अपने कब्जे में ले लेते थे। तो इस जो इस्लाम था, इसने देखा कि जो एक देश है और ये देश पूरा का पूरा पारसियों का देश है, क्यों ना इसके ऊपर हमला किया जाए और हमला करने के बाद में इसको भी अपने में सम्मिलित किया जाए। आगाज कर दिया जाता है युद्ध का। और यहां पे जो सासानी राजवंश है इस ये भी कहता है कि ठीक है जी, हम भी युद्ध करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां के जो है जितने भी जो आवाम थी, जनता थी, वो एक प्रकार से साथ तो दे रही थी। जैसे इस्लाम यहां पे आता है तो इस्लाम के लोगों ने बताया, जो इसके जो राजदूत थे उन्होंने बताया कि इस्लाम के अंदर जो है अलग अलग देवी देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल एक ही जो भी आप मानते हो उसको आप अपना देवी देवताओं को पूज सकते हैं, कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है।
है। अब ये जो चीजें जब यहाँ के चीजों ने, यहाँ के लोगों ने, इस्लाम के लोगों ने जब पारसिया जो देश जो था, जो आज फिलहाल ईरान है, यहाँ के लोगों को जब चीजें बताई, तो यहाँ के लोगों का माइंड जो है वो बोला कि यार हम तो यहाँ पे टैक्स भी देते हैं, राजा हमारा बहुत क्रूर है, राजा हमें सताता भी है, इनके इसमें तो कुछ चीजें है ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ की जो सेना जो थी जब इसके ऊपर हमला करने के लिए आती है, तो यहाँ के जो लोग थे इन्होंने इस्लामिक सेना के सामने जो है अपने हथियार रख दिए, बोला जी हम तो इनकी तरफ से नहीं लड़ेंगे, हम क्यों मरे, जब हमारा राजा जो है हमारा नहीं है तो हम इस राजा की तरफ से जो है युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। और जैसे इन लोगों ने हथियार डालते हैं तो यहां पे भी जो है 7वीं अगर सदी की बातें की जाए तो पूरा इस्लाम जो है वो पारसिया के अंदर आ जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम तो आता है परंतु अपना कल्चर नहीं लेके आ पाया। जो यहां का जो देश था, अगर मैं ईरान की बातें करूं या फिर पारसिया की बातें की जाए, तो पारसिया जो लोग थे, इनकी जो संस्कृति थी, इनका जो कल्चर था, इन्होंने कल्चर तो अपना सेम रखा परंतु जो धर्म था वो धर्म चेंज कर लिया। पारसिया से जो इस्लामिक जो है ये कंट्री बन जाता है। आज अगर जो ईरान आप लोग देखते हो, ये पूरा का पूरा मुस्लिम कल्चर को भी फॉलो नहीं करता है, पूरा का पूरा पारसिया को भी फॉलो नहीं करता है। मतलब पारसिया और इस्लाम का दोनों का कॉम्बो देखने के लिए मिलता है आज ईरान के अंदर। अब इन चीजों को देखते हुए ना, जितने भी इस्लामिक और जो कंट्रीज जो थे ना, जितने भी जो आप सऊदी अरब की बातें कर लो, तुर्की की बातें, ईरान की, जितने भी था, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे मुस्लिम ही कंट्री है, ईरान भी। पर ईरान मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी कोई मुस्लिम कंट्री ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुस्लिम भी जो है ना वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक शिया और एक सुन्नी। अगर हम बातें की जाए 1501 की बातें की जाए तो 1501 में ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो है अपने आप को ये कह दिया कि हम जो है, क्योंकि यहां पे शिया जो मुस्लिम थे उनका जो वर्चस्व अच्छा था, तो इसने ये कहा कि हम तो शिया मुस्लिम का केंद्र बनना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। तो यहां पे केवल और केवल शिया, और बाकी जितने भी आप लोग देश देख रहे हो, सऊदी अरेबिया, इराक, तुर्की वगैरह जितने भी देश है, यहां पे सुन्नी मुस्लिम है। अब शिया और सुन्नी एक दूसरे के विरोध में है, अपोजिट में है। अब इन शिया मुस्लिम के बीच में एक इस्लामिक देश है, तो ये भी मुसलमान, परंतु यहां पे जो इस्लामिक कंट्री अपने आप में डेवलप हुआ, जो ईरान हुआ, इसके अंदर आ जाता है, जो कि होता है आपके पास में शिया मुस्लिम। तो शिया मुस्लिम के चारों ओर कौन सा आ जाता है? सुन्नी वाला आ जाता है। अब इन चीजों को देखते हुए ना ईरान एक प्रकार से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। मतलब आप लोग चीजें रह तो रहे हो, परंतु आप उन देशों के बीच में रह रहे हो जो देश कभी भी आपका साथ नहीं देने वाले हैं। बातें की जाए तो चलो ठीक है भाई, एक देश है आपके पास में, उसकी देश की अपनी खुद की सभ्यता थी, कल्चर था आपके पास में, सारी चीजें थी। फिर ऐसा क्या होता है कि अदर जो देश जो थे अब इसके ऊपर जो है इसको अलग थलग घेर देते हैं। दूसरा, आंखों के अंदर जो है ईरान चुभने लगता है। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन था यहां के अंदर जो आपका ईरान वाली जो जगह है, ईरान में एक बदबूदार है ना, एक काली चीज निकलती है जिसको कच्चा तेल के नाम से जाना जाता है। और ये पता चलता है 1700 से लेकर 1940 तक। अब क्या हुआ, जमीन से जब काला तेल निकला तो लोगों ने क्या किया, जहां पे जैसे कहीं पे आग वाग लग रखी थी, वहां से कच्चा तेल को उठाया जाता और उस आग पे डाल दिया जाता, तो देखा जाता है कि आग और ज्यादा तेज जल गई, और ज्यादा तेज जो है वो आग जल जाती है। तो फिर पता चलता है कि बार बार लोगों ने ऐसे चीजें की, तो वहां से ये पता चला कि अच्छा ये तो कोई जलने वाली चीजें हैं, इसका इस्तेमाल जो है लोग जो है खाना पकाने में और इर्द गिर्द की चीजों में जो है इसका इस्तेमाल करने लगे। अब ये धीरे धीरे ये चीजें इतनी ज्यादा फैलने लगी ईरान के अंदर कि इसका पता जो है ये चल जाता है किसको, ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन में क्या था कि वो ब्रिटेन में उस समय जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डेवलप की बातें की जाए, जिसके पास में ट्रेन थी, जिसके पास में एडवांस जो उस समय की बातें की जाए हथियार वगैरह थे, तो ब्रिटेन क्या था कि पहले है ना इंजन वगैरह चलाते थे, ट्रेन वगैरह तो भाप के इंजन का इस्तेमाल करते थे, तो उनको भी तेल वगैरह की आवश्यकता थी। अब ब्रिटेन ने जो यहाँ पे आता है, आने के बाद में चीजों को सर्च करने के बाद में पता चला कि भैया यहाँ पे तो तेल है। अब उन लोगों की नजरों में, जो ईरान के लोग थे, उन लोगों की नजरों में क्या था कि भैया ये तो एमी चीज है, भैया इसका इस्तेमाल तो भैया आग वाग जलाने के लिए किया जाता है। इन चीजों को जो ज्यादा वो सीरियसली नहीं लेते थे, तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, वहां से है ना जो कच्चा तेल था, उस कच्चा तेल को निकालने का काम कर लिया। और यहां पे उस समय की बातें की जाए, ईरान के अंदर 1901 में समझौता कर लेते हैं। एक राजवंश होता था जिसका नाम था कांजर राजवंश के साथ में अंग्रेजों का एक समझौता हो जाता है, जिसमें यह कह दिया जाता है कि आप जो है कच्चा तेल जो है हमारे यहां से लेके जाओ, आप इसका इस्तेमाल करो। अब जैसे ही ब्रिटेन ने ऐसा किया तो अमेरिका पीछे नहीं रहने वाला था। अमेरिका ने भी कहा
अब अमेरिका के ये समझो बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे रिलेशन थे ईरान के साथ में। वो तो चीजें बाद में खत्म हो जाती, उसका भी मेन रीजन अब पता चलेगा आप लोगों को। अगर इस राजवंश की बातें की जाए जिसका नाम कांजर था, और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हो जाता है, एग्रीमेंट होता है। अमेरिका भी इस एग्रीमेंट के अंदर टूट पड़ता है, बोला जी हम भी साथ में देंगे। तो अब फिलहाल दो देश जो है अब डिपेंड हो जाते हैं ईरान के ऊपर, एक तो अमेरिका और एक ब्रिटेन। क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं यहां से। मतलब मान के चलो अगर मैं कोई भी चीजें कहूं कि 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, तो 100 रुपए की जो चीज खरीदते थे वो 2 या 4 रुपए समझ लो ईरान को देते थे। बाकी जो पैसा जो था वो इसका प्रॉफिट लेते थे, प्रॉफिट इन द सेंस किसी दूसरे देश को बेच दिया अपना, मतलब मुनाफा जो है मतलब तसल्ली बख्श ये काम कर रहे थे। अब इन चीजों को अब ईरान देख रहा था, मतलब उस समय तो नहीं, मतलब समय बीतता चला गया, और जब जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है उस समय ईरान ये सोचता कि यार ये इतना ज्यादा इससे प्रॉफिट कमा रही है तो हम भी कमा सकते हैं। अब जैसे वहां पे एक नेता बनते हैं, और उस नेता का जो नाम होता है मोहम्मद मोसाद्दिक, जो है प्रधानमंत्री होते हैं ईरान के। ये क्या करते हैं 1951 में, अब समझौता हुआ था कब, 1901 में। लगभग ये समझ लो 50 साल लग जाते इन चीजों को समझने के लिए। 50 साल के बाद में यहां पे जो ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, ये बोला कि जी हमारे देश की चीजें हैं तो हमारा देश जो है इसके ऊपर अधिकार रखेगा, हमारा देश चाहेगा किसको हमें देना है किसको नहीं देना है। मतलब इसको जो है ना राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दिया। मतलब ईरान जो है डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। अब जैसी चीजें हुई तो ब्रिटेन के ऊपर एक प्रकार से ताला लग जाता, और ताला लग जाता है अमेरिका के ऊपर। अब जो चीजें जिनके साथ में अमेरिका और ब्रिटेन के एग्रीमेंट हुआ करते थे, इन्होंने कच्चा तेल का जो चीजें जो थी उन्होंने देना बंद कर दिया, और ईरान ने बोला कि जितनी भी आपकी तेल वेल जो मशीनें वसीने लगा रखी है हम पैसे वैसे दे देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात यहां पे है नहीं। अब अमेरिका और ब्रिटेन का ये समझ लो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब बड़ा नुकसान होने के बाद में जो ईरान इनकी फेवरेट कंट्री हुआ करता था, जिनका पूरा सपोर्ट करते थे, उस समय जब तेल देना बंद कर दिया तो अब क्या होगा, अब हुआ ये कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है, अंग्रेज जो है अब ईरान के बिल्कुल खिलाफ हो चुके थे। अब जैसे ही तेल देना बंद किया तो अब इनका मेन टारगेट था मोहम्मद मोसादिक, इसको सत्ता से हटाना था, इसका तख्ता पलट करना था, ताकि ये यहां से चला जाए और इन दोनों का, अमेरिका और ब्रिटेन का राज आ जाए, चाहे अमेरिका का आ जाए चाहे ब्रिटेन का राज आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया कि अपनी खुफिया एजेंसी सीआईए, दूसरा आपके पास में दूसरा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, इनके लोग जो है वहां पे बहुत मतलब फैलाने स्टार्ट कर दिए। और जो इसके खिलाफ जो प्रधानमंत्री थे, इसके खिलाफ जो है तख्ता पलट की जितनी भी चीजें होती थी, लोगों को मारना, और जितना भी जो मारते थे, जो भी चीजें करते थे, चोरी वोरी करना, मतलब ये समझ लो विद्रोह करवा दिया एक प्रकार से। और इसको है ना मारने तक का, मतलब ये समझ लो वहां की जनता इतनी पागल हो चुकी थी ईरान की कि इसको मारने पे लोग थे कि भाई ये जैसे ही मिल जाएगा इसको मार दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, ईरान को छोड़ के चला जाता है। परंतु इसने एक बढ़िया काम एक ऐसा कर दिया कि ईरान को ईरान की पहचान दिलवा दी। अब हुआ ये कि जैसे ही तख्ता पलट हो जाता है तो अमेरिका और ब्रिटेन जो है आपके पास में, मोस्टली अमेरिका का नाम लिया जाए तो अमेरिका क्या करता है, अपने इशारों पे नाचने वाले एक नेता जो है उसको जो है गद्दी पर बैठा देता है, जो कि अमेरिका की हमेशा से ही रणनीति होती है। जैसे कि आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया तो अमेरिका ने यह सोच लिया कि ईरान फिर से जो है अब घुटनों पे आ जाएगा, अपनी भीख मांगेगा कि जी आप जैसा करोगे वैसा ही जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी देशों के साथ में ऐसा ही करता है। चीजें हालात ऐसी हुई कि जैसे ही प्रधानमंत्री मरता तो यहां पे जो है एक आपके पास में ये समझ लो डमी शासक जो था, जिसका नाम था शाह रजा पहलवी, इसको बिठा दिया जाता है। अब ये जैसे ही बैठ जाता है तो फिर से सारे काम जो है अमेरिका और ब्रिटेन के जो है जैसा चाहता था वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। अब चीजें कुछ समय तक तो चलती है और कुछ समय के बाद में चीजें बिल्कुल विपरीत हो जाती है। जैसे विपरीत होती है तो फिर क्या होता है, फिर एक बार फिर से जो है अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ईरान के साथ इराक के साथ में मिलकर इराक को पूरी फंडिंग देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, और देने के बाद में ईरान के ऊपर हमला करवा देता है। और यह हमला इतना खतरनाक था कि ईरान की बुरी तरीके से, ये समझ लो बहुत ही बुरे तरीके से इसमें हार हो जाती है। तब ईरान ने यह सोचा कि भाई इसका कोई नहीं है। पश्चिम देशों की बातें की जाए, खाड़ी देशों की बातें की जाए, अब इसने यहां से उठान लिया था कि 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक का युद्ध चलता है। इसने ये ठान लिया कि अब जो भी मेरे को जीना वो इंडिपेंडेंटली तरीके से जीना होगा, मुझे अपने देश के हितों के लिए काम करना होगा। अब जब ये सोच लेता ना, तब जो है अब ईरान की हार के बाद में तब ये सोच लेता कि अब तो मुझे अपना काम देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से जो है चलना पड़ेगा। अब क्या किया,
अब यहां की जो सीख मिली ना, इस सीख को इसने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अप्लाई करना क्या, इसने जितनी भी आर्मी थी, जितना नेवी थी आपके पास में, इंटेलिजेंस थी, वायुसेना थी, जितने भी प्रकार के इसके पास में सोर्सेज थे ना, उन सभी सोर्सेज को मिलाना स्टार्ट कर दिया, कंबाइन करके, और कंबाइन करके इसने बनाया IRGC, जिसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसने इस संगठन का जो है एक नाम संगठन करके, और इसमें सारी की सारी चीजों को मिला दी, एक पावरफुल चीज बना दी। बोला कि कुछ भी होगा आपके पास में, अगर ये जो है ना तो लोगों की सुनेगा, क्योंकि काफी बार तख्ता पलट हुआ था ईरान के अंदर। बोला कि लोगों की नहीं सुनना, क्योंकि लोग जो चीजें करते हैं वो अमेरिका जो है यहां पे बहकास आता है उसके हिसाब से चलते हैं। आपको जो चलना जो है, वो जो सुप्रीम लीडर जो कहेगा उसी के तहत चलना है। परंतु इसमें भी जो है ना चीजों के अब की बार है ना, जैसे चाइना की रणनीति को इन्होंने अपनाया कि अगर सुप्रीम लीडर मर जाता है तो कौन जो है कार्यभार संभालेगा। अगर जो आर्मी का हो गया, नेवी का हो गया, इंटेलिजेंस के जो टॉप ऑफिसर हैं, अगर वो भी मर जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, बहुत बखूबी, बहुत डिजाइन जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बनाते हैं हर एक चीज के अंदर। जैसे कि नेवी का कोई ऑफिसर, उसके नीचे 6 ऑफिसर जो है तैनात है। अगर नेवी का वो ऑफिसर मर जाता है तो उन 6 में से अपने आप से ऑटोमेटिकली पावर उसके पास में आ जाएगी। अगर सुप्रीम लीडर मर जाता है तो वो पावर उसके ऊपर चली जाएगी। मतलब इन्होंने इस प्रकार से चीजों को डिजाइन कर दिया, अगर सुप्रीम लीडर की डेथ भी हो जाती है तब भी जो है ईरान लड़ने की हालत में रहेगा। तो सबसे पहली बात, एक जो पावरफुल जो देश आज के दिन ईरान बना, उसका सबसे मेन पॉइंट था ये वाला। दूसरी बात ये थी, जितनी भी जो इसका जो दूसरा जो चीजें थी वो था प्रोक्सी वॉर। क्या करता था, जितने भी आपके पास में जैसे कि असद सरकार हो गया, आपके पास में लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, आपके पास में सिया वगैरह वाले जो लोग हो गए, इन्होंने क्या किया, ईरान ने क्या किया, इन लोगों को क्या करना था, पैसा देना, हथियार देना, सारी की सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, ताकि ये जो आपके पास में अमेरिका या फिर जितने पश्चिम जो देश हैं उसमें जाके आतंक फैला सके। तो पहला तो एक हथियार तो ये पावरफुल बनने का ये हो गया। दूसरा हथियार बन गया इनका प्रोक्सी वॉर। तीसरा क्या हुआ कि जितने भी ये हथियार वगैरह खरीदते थे, हथियार खरीदे जाते थे, चाइना से खरीदता था, रूस से खरीदता था, और साथ में दक्षिण कोरिया से खरीदता था। जितने भी थे ना, इसने क्या किया, अपने ही देश के टॉप टॉप इंजीनियर, ध्यान देना, अमेरिका ने अपनी रणनीति के हिसाब से यहां के इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह को मरवाना भी शुरू कर दिया था। बट यहां पे क्या हुआ कि जितने भी इंजीनियर थे ना, उन्होंने बहुत गहरी रिसर्च की, इनसे हथियार खरीदते, चाहे वो चाइना से हो, रसिया से, मान के चलो रसिया से एक हथियार खरीद लिया, उसका है ना, उसको खोल के देखते, उसका पूरा का पूरा रिसर्च करते, और रिसर्च करने के बाद में वैसी ही चीजों को अपने देश में डेवलप करते। और डेवलप करने के साथ में अगर बातें की जाए, आज तक ईरान के पास में ये समझ लो 1000 से ज्यादा प्रकार की मिसाइलें मौजूद है। आप समझ रहे हो, मतलब किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी जो है हथियार खरीदते थे, उसको पूरा रिसर्च करते थे, और रिसर्च करने के बाद में अप्लाई करते थे, कोई ना कोई नई चीज बनाते थे। इसीलिए आज जो है ना आपके पास में सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार की मिसाइलें, अलग अलग प्रकार के जो ड्रोन देखने के लिए मिलते हैं, वो केवल और केवल ईरान के अंदर देखने को मिलते हैं। जितने भी खाड़ी देश हैं उनको अगर सभी को देखा जाए तो। अगर अगली बातें की जाए तो परमाणु बम की जिद क्यों है? परमाणु बम की जिद इसलिए है क्योंकि अमेरिका का हमेशा साथ, अमेरिका और इजराइल है ना एक दूसरे के, ये समझ लो पैरेलल ही है। जिस प्रकार से अमेरिका का तेल में लॉस हो जाता है, लॉस में होने के बाद में अमेरिका अलग अलग प्रकार की रणनीति बनाता है, ईरान को जो है तहस नहस करने की बात तो कर ही देता है, क्योंकि यहाँ पे सिया मुस्लिम है और बाकी जो एरिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम का है। तो सुन्नी मुस्लिम वो हमेशा से ही जो है आपके पास में अमेरिका का साथ देते, तो ये एक प्रकार से अकेला देश था। तो अब इस देश ने ये सोचा कि भाई अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। खाड़ी देशों में अगर केवल और केवल अगर परमाणु बम है तो वो इजराइल के पास और किसी के पास में नहीं है। तो इसीलिए इसने कहा कि भैया मेरे पास में भी होना चाहिए। अगर परमाणु बम ये इसके पास में हो जाता है तो इस्लामिक अगर कंट्री की बातें की जाए तो 57 इस्लामिक कंट्री है, तो 57 इस्लामिक कंट्रियों का खलीफा बन जाएगा, मतलब ये नेता बन जाएगा। सबसे बड़ी बात इसके लिए ये थी। दूसरी बात यह है कि जिसके पास में परमाणु हथियार होता है उसके ऊपर अमेरिका कभी भी हमला नहीं करता है। अमेरिका, अगर हम लोग उत्तर कोरिया की बातें की जाए तो उत्तर कोरिया ने अपना खुद का जो है अपना परमाणु हथियार बना लिया। आज अमेरिका उसको आंख भी नहीं दिखा पा रहा है। क्यों नहीं दिखा पा रहा है? क्योंकि इसने अपनी चीजों को, हथियार जो है इसने प्रॉपर्ली डेवलप कर लिए। तो ये चाहता था कि ईरान ये चाहता कि जिस प्रकार से इजराइल के पास में, अगर खाड़ी देशों में इजराइल के पास में, तो हमारे पास में भी चीजें होनी चाहिए, हम भी उसके ऊपर काम करेंगे। नहीं तो कोई ना कोई देश उसके ऊपर आके हमला कर देता है, हमारी चीजों को जो तख्ता पलट वो करने का काम करता है। तो ये बार बार चीजें ना हो, इसलिए वो जो है अपने परमाणु हथियार के ऊपर जो काम करना चाहता था। दूसरी बात ये है सबसे बड़ा हथियार, तो मैंने 2-3 चीजें आपको बताई। सबसे पहली तो चीजें आपके पास में ये आपका जो IRGC है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास में प्रोक्सी वॉर हो गया।
तीसरे की बातें की जाए, मिसाइल और ड्रोन की बादशाहत जो है आज फिलहाल ईरान के पास में है। अगर और हम बातें करें परमाणु बम की भी जिद है, ताकि जो चीजें और भी ज्यादा बेहतर कर सके, मतलब इस्लामिक कंट्रियों का एक प्रकार से खलीफा या नेता बन सके। अगला जो चीज सबसे बड़ा हथियार ईरान के पास में है ना, जिस हथियार की बदौलत आज केवल और केवल ईरान नहीं, ये समझ लो आधी दुनिया के जो देश है आज वो घुटनों पे आ जाते हैं, केवल और केवल वो है आपके पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा जगह है, लगभग आपके पास में 30 से 32 किलोमीटर का एरिया है। ये अगर ये बंद कर देता है तो ये समझ लो पूरे विश्व का जो है आपका 20% व्यापार खत्म हो जाता है एक प्रकार से। तेल हो, गैस हो, सब कुछ जो है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है, छोटा रास्ता जिसके माध्यम से जो है चीजों की कनेक्टिविटी, एक रोड वाला माध्यम है। अगर इस रोड को जाम कर देता है तो 20% अगर पूरे वर्ल्ड लेवल की बातें की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये इन्होंने बंद कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था, जिसकी वजह से आज भारत हो गया, पाकिस्तान में तो ये समझ लो कि पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को घर में रहने के लिए बोल दिया कि आप ऑफिस मत आओ आपके पास में, ठीक है। लॉकडाउन लगाने की जो है वो वहां पे कारण बन गया है। आज के दिन पाकिस्तान लॉकडाउन लगा रहा है, वो भी इसी चीज के बंद होने से। भारत के अंदर भी गैस के जो क्राइसिस हो रखे हैं वो भी हर एक व्यक्ति आज के बाद इसको जानता होगा। तो लगभग 20% जो है चीजें यहां से ही चीजें जो है निकलते, व्यापार जो ट्रेड वगैरह होता है। तो सबसे बड़ा हथियार जो है ईरान के पास में ये वाला है। अगर इन सब की बातें की जाए, इन सभी को इकट्ठा किया जाए, मिला के अगर देखा जाए, तो सबसे पहली बात, अकेला चलो, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। दूसरी बात, आपके पास में IRGC का सहारा हो गया, सख्त पैरा हो गया, प्रोक्सी वॉर हो गया, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, हॉर्मुज खाड़ी जो सबसे बड़ा है। ये सारी चीजें मिलकर आज के दिन जो है ईरान को अपने आप में क्या बना देती है, पावरफुल बना देती है। और आज ईरान इतना ज्यादा पावरफुल है इन चीजों के लेके कि ईरान का सुप्रीम लीडर मर जाता है, सुप्रीम लीडर के मरने के बावजूद भी जो है युद्ध चल रहा है। और आज के दिन देखो, अमेरिका के सबसे, एक अगर ये कहो कि चीजें नेगेटिव थिंक क्या है, अमेरिका की सबसे बुरी बात और नेगेटिव बात यह है कि अमेरिका युद्ध करना जानता है, परंतु अमेरिका कभी भी युद्ध को खत्म करना नहीं जानता है। आज ईरान इसी बात को ढाल बना के कह रहा है कि अमेरिका ने चीजें शुरू तो कर दी बट खत्म जो है, क्योंकि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर इन चीजों का वो कर भी नहीं पाएगा। दूसरी बातें, जो लोकल जो हथियार है उसमें अगर इन चीजों की बातें की जाए तो आज ईरान अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। तो ईरान ने खुले तौर पे ये कह दी, शुरुआत तो अमेरिका ने कर दी परंतु खत्म जो है हम ही करने वाले हैं। कैसे होगा वो हम डिसाइड करेंगे, अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। तो आज जिस देश को घुटने पे लाने की सोची थी अमेरिका ने, आज खुद अमेरिका जो है, अब अमेरिका खुद भी ये कह रहा है कि बहुत हो गया, वॉर इसलिए भी बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि अमेरिका का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। अमेरिका के बड़ी बड़ी मिसाइलें नस्ते नाबूद हो जाती हैं, इनके छोटे छोटे ड्रोन होते हैं ईरान के, और अमेरिका की बड़ी बड़ी चीजें। तो इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ रहा है वो अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। तो एक देश जो है जिसको प्रताड़ित किया गया, जो देश जो आपके पास में पारसियों का देश था, इस्लाम वहां पे आ जाता है, दोनों का कॉम्बो बन जाता है। और आज जिस देश ने खुद से सीखा, खुद के ऊपर जितनी भी चीजें उनसे चीजें सीखकर आज अपने आप में शक्तिशाली देश बना है। तो आप लोगों को एक बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि आज के दिन अगर बातें की जाए ना, अमेरिका ये समझ लो आज ये समझता कि मैं दादा हूं, किसी के ऊपर भी वेनेजुला की बातें करो वहां पे उठा लेता है, लोगों को उठा लेता है, वहां के प्रधानमंत्री को जो उठा लेता है, वहां के राष्ट्रपति को उठा लेता है। तो ये चीजें अपने आप में ये दिखाती है कि अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि मेरा अधिकार रहे, परंतु अब इसकी आंखों में देखकर और ये कह दिया जाए अमेरिका को टक्कर देने के लिए अगर है फिलहाल तो अब ईरान का नाम लिया जा सकता है। तो आप लोगों को कैसी चीजें लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। क्या ईरान सही कर रहा है अमेरिका के साथ में, अपनी बातें जरूर बताना। और दूसरी बातें, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे सभी साथियों तक साझा कर देना। सभी को जय हिंद, जय भारत।